सड़क परिवहन, रेल परिवहन समाप्त हो गया है। इसके बाद जल परिवहन का हम अध्ययन करेंगे। जल परिवहन को दो भागों में बांटा जाता है। एक आंतरिक जल परिवहन जो कि नहरों और नदियों के रूप में होता है। देश के अंदरूनी क्षेत्रों में जो नदियां और नहरें हैं वो तटों तक पहुंचने का रास्ता प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए गंगा यहाँ से निकलती है ना, तो भारत के 5 राज्यों और बांग्लादेश होते हुए समुद्र तट तक पहुंचने का एक रास्ता प्रदान करती है। तो इस तरह से नदियों और नहरों को जल परिवहन, आंतरिक जल परिवहन के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा जल परिवहन में बंदरगाहों का भी अध्ययन किया जाता है। हमारे देश में 13 बड़े और लगभग 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। इन बंदरगाहों से न केवल आपस में देश के भीतर व्यापार होता है, उदाहरण के लिए विशाखापट्टनम से कोई सामान मुंबई ले जाया जा सकता है ना। किसी जहाज पर माल की लदाई हुई विशाखापट्टनम बंदरगाह पर, वो यहाँ से घूमकर मन्नार की खाड़ी होते हुए मुंबई सामान पहुंचा सकता है। इसके अलावा विशाखापट्टनम से लोहा जापान को पहुंचाया जा सकता है। जापान लोहा इस्पात बनाता है, स्टील बनाता है। तो बंदरगाह क्षेत्र जो होते हैं विदेशों से व्यापार का माध्यम होते हैं, तो उन्हें भी हम जल परिवहन में ही उनकी गणना करते हैं। तो इसमें हम आंतरिक जल परिवहन और बंदरगाह क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे, लेकिन बंदरगाह क्षेत्रों का अध्ययन काफी विस्तृत है, उसे अलग टॉपिक रखा गया है। बंदरगाह क्षेत्र को हम यहाँ पर आंतरिक जल परिवहन का अध्ययन करेंगे, अर्थात नहर और नदी प्रणाली के माध्यम से जो परिवहन किया जाता है, जिन पर नाव या जहाजें चलाई जाती हैं। छोटा चैप्टर है लेकिन सवालों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें अलग से बनाना पड़ा। अक्सर छोटा वीडियो होने पर आप नाराज हो जाते हैं कि इतने छोटे से मेरा पेट नहीं भरा। क्या करें, छोटा सा चैप्टर, इसे अलग से पढ़ाना जरूरी था। अब इसे हम सड़क परिवहन, रेल परिवहन में तो शामिल नहीं करेंगे ना, साथ ही बंदरगाह में भी शामिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बंदरगाहों का अध्ययन बहुत ही विस्तृत और व्यापक है, उसमें इसे शामिल ही नहीं किया जा सकता। मैप भी तो दिखाना है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। भारत नदियों और नहरों का देश है, इसलिए आंतरिक जल परिवहन की यहाँ पर कमी नहीं है। आंतरिक जल परिवहन नदियों और नहरों के रूप में होता है। ठीक है, नदियां और नहर प्रणालियां आंतरिक जल परिवहन के मार्ग के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, आंतरिक जल परिवहन या आंतरिक जलमार्ग देश के भीतरी भागों को तटीय क्षेत्रों अथवा बंदरगाहों से जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि कोई सामान इलाहाबाद से लादा जा सकता है और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के माध्यम से हल्दिया तट तक लाया जा सकता है। इसके बाद हल्दिया बंदरगाह से उसे विदेशों में भेजा जा सकता है ना। तो आंतरिक जलमार्ग जो होते हैं अंदरूनी क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ने का काम करते हैं। देश में आंतरिक जलमार्गों की सर्वाधिक लंबाई हमारे उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। क्यों? क्योंकि यूपी में नदियां और नहरें सर्वाधिक पाए जाते हैं। हमारे देश में जलमार्ग के विकास के लिए, ठीक है, जलमार्गों के विकास के लिए 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। ये पूछा जाता है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 1986 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में। महत्वपूर्ण है। तो जलमार्गों के विकास के लिए 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई, ऐसे ही लिखिएगा इसको। इसका मुख्यालय नोएडा में है। इसके अलावा जलमार्ग और जल परिवहन से संबंधित कुछ और संस्थान यानी इंस्टीट्यूट हैं, उनका भी अध्ययन कर लेना चाहिए, सवाल पूछा जाता है। जैसे राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ पे है? इसका मुख्यालय पटना में है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा में है। जल क्रीड़ा मतलब जो ऐसे खेल जो कि जल में खेले जाते हैं, पानी में। तो राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा, इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई, ये 4 संस्थान मैंने लिखा है, इनको लिखकर याद कर लीजिएगा। इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई, जल क्रीड़ा संस्थान गोवा, अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नोएडा। आइए आगे देखते हैं। आंतरिक जलमार्ग बहुत ही व्यवस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि ये इस पर निर्भर करते हैं कि इनमें पानी की मात्रा कितनी है। किसी वर्ष अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो नदियों में बाढ़ आ जाती है, फिर समस्या। अगर किसी वर्ष पानी नहीं बरसा ढंग से, मानसून अच्छा नहीं आया, तो नदियों में पानी का मात्रा बहुत ही घट जाती है। पानी की मात्रा घट जाने से फिर परिवहन में बाधा उत्पन्न हो जाती है।
क्योंकि एक निश्चित अनुपात में पानी होना चाहिए, तभी तो उस पर जहाज और नाव चल सकेंगे। अगर पानी कम हो गया है, नदियां सूख गई हैं, तो उस पर परिवहन नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए जल परिवहन, आंतरिक जो जल परिवहन होते हैं, यानी आंतरिक जलमार्ग जो होते हैं, जलमार्ग, है ना, आंतरिक जलमार्ग सड़क मार्ग या रेल मार्ग की तरह नहीं व्यवस्थित होते हैं, न ही उतने विकसित होते हैं और न ही उतने लाभदायक होते हैं। हाँ, इनके विकास की संभावना बनी रहती है कि अगर इनका विकास कर दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए। कैसे आप हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं कि टेम्स नदी में, लंदन में आप देखते होंगे बड़े बड़े जहाज माल लादे जाते हैं लंदन में, और बड़े बड़े जहाजों के माध्यम से उन्हें तटीय क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है। तो लंदन की टेम्स नदी एक अच्छा जलमार्ग है। हमारे यहाँ गंगा, यमुना या अन्य नदियों को उतने अच्छे जलमार्ग के रूप में विकसित अभी नहीं किया गया है। एक तो यहाँ पर नदियों के किनारे एक अच्छी बाड़ीबंदी नहीं है, या फिर नदियों में साफ सफाई की भी समस्या है। कचरा इतना ज्यादा है कि नाव और जहाज वहां फंस सकते हैं, है ना। साफ सफाई नहीं है यहाँ पे, इसके चलते भी नदियों का जलमार्ग के रूप में विकास एक मुश्किल काम है। तो आंतरिक जलमार्गों की सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती है? नदियों में जल की मात्रा का घटना और बढ़ना। किसी साल पानी बरस गया तो इतना ज्यादा पानी हो गया कि बाढ़ आ गया, किसी साल पानी या मानसून खराब हो गया तो पानी घट जाती है। तो ये इनकी समस्या है, जल की मात्रा का घटना और बढ़ना। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 करंट संसारिकी में छपा भी था। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार देश में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग चिन्हित किए गए हैं। पहले 5 या 6 ही राष्ट्रीय जलमार्ग हुआ करते थे, लेकिन इस अधिनियम में देश में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं ना, उसी तरह नदियों या नहरों को भी राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया है। इनकी संख्या कितनी है? 111। इनमें से 106 राष्ट्रीय जलमार्ग वर्ष 2016 में घोषित किए गए। 111 में से 106 राष्ट्रीय जलमार्ग वर्ष 2016 में ही घोषित किए गए, यानी इसके पहले 6 ही थे या 5 ही थे, है ना। इसके पहले 5 राष्ट्रीय जलमार्ग थे। प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग, चूंकि इनकी संख्या 111 है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 111 राष्ट्रीय जलमार्ग याद करना है, ये न तो समझदारी भरा है और न ही इसका कोई बहुत ज्यादा उपयोग है। हम उन्हीं जलमार्गों को जाने जो शुरू में घोषित किए गए थे और जहां से सवाल अब तक बार बार पूछे गए हैं परीक्षा की दृष्टि से, जो महत्वपूर्ण है। आइए मैं देख लेते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल वाटरवे 1 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, इलाहाबाद से हल्दिया तक। ये इलाहाबाद है, गंगा नदी पर, है ना, गंगा नदी के किनारे इलाहाबाद, और हल्दिया किसके किनारे है? हुगली नदी पर है ना। तो गंगा नदी चली जाती है यूं तो बांग्लादेश में, लेकिन गंगा नदी की एक वितरिका, वितरिका मतलब ऐसी धारा जो मुख्य नदी का साथ छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ जाती है, उसे हम हिंदी में कहते हैं वितरिका। तो हुगली नदी गंगा की एक वितरिका है। तो गंगा की एक धारा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, कोलकाता और हुगली होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उस वितरिका का नाम है हुगली नदी, है ना। तो गंगा और हुगली नदी के सम्मिलित तंत्र को समेटते हुए कहां से कहां तक? इलाहाबाद से हल्दिया तक इसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया है। आप समझ गए? ठीक है। तो इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा नदी और हुगली नदी पर, ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ गंगा नदी पर नहीं है, गंगा और हुगली नदी पर सर्वाधिक लंबाई है इसकी। कितना है? 1620 किलोमीटर लंबा है। ये देश का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसे 1986 में घोषित किया गया था। इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 1986 में घोषित किया गया था, देश का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग। राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी तक। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के आसपास से निकलती है, तिब्बत में सांगपो के नाम से बहती है ना। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहंग कहते हैं, फिर असम में पहुंचती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में जाती है तो इसे जमुना नदी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को, है ना। तो असम में यहाँ पे सदिया से लेकर धुबरी तक जो ब्रह्मपुत्र नदी है मैदान में आ जाती है। तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश में तो पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में बहने के कारण ऊपर से नीचे ढलान में बहती है, यहाँ से यहाँ तक।
जब नदी ढाल में बहती है तो बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं होती है, सकरी होती है, उसकी धार बहुत तेज होती है, प्रवाह बहुत तेज होता है। लेकिन सर्दिया में ब्रह्मपुत्र नदी अचानक मैदान में उतर जाती है और उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा भीषण हो जाती है, काफी चौड़ी हो जाती है। तो सर्दिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी मैदान में उतरने के कारण बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाती है अचानक, और जल परिवहन के लिए उपयोगी हो जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में कोई भी नदी जल परिवहन के लिए उपयोगी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका प्रवाह इतना तेज होता है कि जल परिवहन के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। मैदानों में ही नदियों को जल परिवहन के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी मैदान में कहां से कहां तक बहती है भारत में? सर्दिया से धुबरी तक। अब आप समझ गए कि इसे नेशनल वाटरवे 2 क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि काफी चौड़ाई में बहती है और प्रवाह काफी मंद हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर सर्दिया से लेकर धुबरी तक इसे नेशनल वाटरवे 2 घोषित किया गया है। नेक्स्ट, नेशनल वाटरवे 3 ये केरल में है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 केरल में है। कहां, किस नहर पर? ये नदी पर नहीं है, नहर पर है, उद्योग मंडल नहर। केरल में एक नहर है, उसका नाम है उद्योग मंडल नहर। ये सवाल पूछा गया है, जितना ये लिखा हुआ सब पूछा जा चुका है और फिर पूछा जाएगा। केरल में उद्योग मंडल नहर पर है। कहां से कहां तक? कोल्लम से लेकर कोट्टापुरम तक। ये 2 डॉट बनाए हैं, दक्षिण वाला डॉट कोल्लम है और उत्तर वाला डॉट रेड कलर का कोट्टापुरम है। तो केरल में उद्योग मंडल नहर पर कोल्लम से कोट्टापुरम तक। ठीक है, जैसे सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 किस राज्य में है? केरला में है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 किन 2 स्थलों के बीच में है? कोल्लम से कोट्टापुरम तक। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 किस नहर पर है? उद्योग मंडल नहर। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, उद्योग मंडल नहर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग से संबंधित है? आपका विकल्प होगा राष्ट्रीय जलमार्ग 3 से संबंधित है ना? तो किसी भी तरह से घुमा फिरा कर सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन आप हल तभी कर पाएंगे जब आप दिल लगाकर पढ़ेंगे। केवल पिछले सालों का प्रश्न हल करने से काम नहीं बनता है। हाँ, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 सवाल इतने से ही पूछे जाएंगे, यकीन मानिए, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, कंप्लीट कर दीजिए। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 आंध्र तट पर, यह आंध्र प्रदेश का तट है ना, यहाँ पे है काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में यहाँ पे काकीनाडा है और यहाँ पर है मरक्कानम। देखिए मरक्कानम तमिलनाडु में है, मरक्कानम जो है वो तमिलनाडु में है। तो आंध्र तट पर काकीनाडा से मरक्कानम तक किस नहर पर? बर्मिंघम नहर पर। NH3 उद्योग मंडल नहर पर, NW4 बर्मिंघम नहर पर, है ना? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बर्मिंघम नहर प्रणाली से संबंधित है? आप कहेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। तो ये हो गए 4 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग जिससे सवाल बार बार पूछे गए हैं। बाकी जलमार्गों का विशेष संबंध नहीं है। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत देश में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग चिन्हित या घोषित किए गए हैं? आप कहेंगे 111। कितने नए राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए? 106, बाकी पुराने थे। तो ये हो गया आंतरिक जलमार्ग या आंतरिक जल परिवहन। इसके बाद हम बंदरगाह क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे, जहां पर से खूब सवाल पूछे जाते हैं। हमने देखा है हर पेपर में 1 प्रश्न या 2 प्रश्न बंदरगाहों से पूछ दिया जाता है, कभी कभी तो 2 या 3 भी आ जाते हैं। यकीन मानिए उसका अध्ययन अच्छे से किया जाएगा। नमस्कार।